दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तिवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए व्यक्तिवाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यक्तिवाद एक नैतिक एवं सामाजिक राजनैतिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं। दोस्तों व्यक्तिवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को कम करने या सीमित करने की बात करता है और व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, बेंथम, जॉन लॉक, आइजिया बर्लिन और रॉबर्ट नाजिक इत्यादि हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब व्यक्तिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोधी संबंध है। अगला प्रश्न है, किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो उत्तर है डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता या अनुकूलतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यक्तिवादी विचारक डार्विन के अनुकूलतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और आप जान लीजिए कि जिस प्रकार जैविकी विकास में अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता के जीवंत रहने का नियम यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लागू होता है, उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाद से संबंधित है और हमने पहले भी कहा है कि व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये मत किससे संबंधित है? तो उत्तर है व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म से। तो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाद से संबंधित है ये कथन कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की एक मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो उत्तर है जैववादिता यानी ऑर्गेनिसिज्म। दोस्तों व्यक्तिवादी अराजकतावाद की मुख्य विशेषता जैववादिता नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है व्यक्तिवादियों का। दोस्तों व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो ये सिद्धांत है व्यक्तिवाद। दोस्तों व्यक्तिवाद का सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, ये वक्तव्य कैसा है, सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई यानी राज्य जरूरी भी है और बुराई भी है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये व्यक्तियों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, जबकि बुराई इसलिए है क्योंकि ये स्वतंत्रता पर, मनुष्य की स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर व्यक्तिवादी विचारक राज्य को बुराई भी मानते हैं और जरूरी भी मानते हैं, जबकि अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यानी अराजकतावादी विचारक राज्य को गैर जरूरी बुराई मानते हैं। ये कथन प्रमुखतः सत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद तथा कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है?
तो उत्तर है शास्त्रीय उदारवाद। दोस्तों व्यक्तिवाद को शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि व्यक्तिवाद या शास्त्रीय उदारवाद ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, 17वीं-18वीं शताब्दी का उदारवाद शास्त्रीय या आरंभिक अथवा नकारात्मक उदारवाद कहलाता है और इस दौर का उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ग्राहम वालास, हेयक, मिल तथा GDH कोल में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ग्राहम वालास, AF हेयक, मिल ये सभी जो हैं व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, जबकि GDH कोल व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। कोल एक बहुलवादी विचारक हैं और आप जान लीजिए कि ग्राहम वालास, FA हेयक और JS मिल ये व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए, ऐसे विचारक जो व्यक्तिवादी विचारक कहे जाते हैं उनमें जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्राहम वालास, FA हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल, मिस फॉलेट ये सभी व्यक्तिवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन कौन से व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो एक बार इस तथ्य को मैं फिर से रिवाइज करूंगा। जॉन लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्राहम वालास, FA हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल और मिस फॉलेट ये सभी व्यक्तिवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद या साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ग्राहम वालास को। दोस्तों ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता या प्रवर्तनकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, लास्की, लिकॉक, हाब्स और ग्राहम वालास में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ये हैं ग्राहम वालास। याद रखिएगा दोस्तों, ग्राहम वालास आधुनिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों व्यक्तिवाद मानता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य नहीं, और वही राज्य श्रेष्ठ होता है जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में या स्वतंत्रता में कम से कम अथवा न्यूनतम हस्तक्षेप करे। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्लियर कट जो है कॉन्सेप्ट है व्यक्तिवाद का। व्यक्तिवाद वो राजनीतिक सिद्धांत है जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है, वो व्यक्तिवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 विचारक आपके दिए गए हैं, लास्की, मिल, स्पेंसर और अरस्तू। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी विचारक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऐसे अगर जो हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो योग्य हैं वही आगे जिंदा रहेंगे। तो इसी आधार को राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान के क्षेत्र में स्पेंसर द्वारा प्रयोग किया गया और योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत समाज विज्ञान के क्षेत्र में स्पेंसर द्वारा जो है लाया गया। और ये वास्तव में अगर जो देखा जाए तो ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है कि जो लोग योग्य हैं या परिस्थितियों से संघर्ष कर सकते हैं वही जिंदा रहेंगे, और ठीक इसी प्रकार व्यक्तिवाद भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेसेज फेयर का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों लेसेज फेयर सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र का ये शब्द है, इसको अहस्तक्षेप या यदभाव्यम भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या फिर व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न रहे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लेसेज फेयर या अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो उत्तर है लेसेज फेयर या अबंध नीति का सिद्धांत जो है ये स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है, और कुल मिलाकर ये लेसेज फेयर जो है व्यक्तिवाद से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक विकास की मुक्त प्रतिस्पर्धा में योग्य और परिश्रमी लोगों को उत्तरजीविता या जीने का अधिकार है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। अगला प्रश्न एक कथन है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। ये कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर केसी वियर का है, जो कहते हैं कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन की रही है। और दोस्तों ये प्रोफेसर केसी वियर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है लासवेल और मार्टन कैपलान ने। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, जो है हेराल्ड लासवेल और मार्टन कापलान की जो है ये परिभाषा है। लासवेल और कापलान ने कहा है कि राजनीति विज्ञान की शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण और साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो हेराल्ड लासवेल और कैपलान ने। दोस्तों हेराल्ड लासवेल और कैपलान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति की रचना यानी निर्माण और भागीदारी यानी शक्ति के साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये है शूकर दर्शन यानी पिग फिलॉसफी, क्योंकि बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक है और वो अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की बात करता है। सुखों में वो केवल मात्रात्मक भेद करता है, गुणात्मक भेद नहीं। इसीलिए बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को शूकर दर्शन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समाजवाद और व्यक्तिवाद, सोशलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप की बात नहीं करता है, यानी व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य जो है उसको व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। पूंजीवाद मतलब जो है खुली प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं, और इसी के विरोध में समाजवाद का उदय हुआ है। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, जबकि व्यक्तिवाद जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर बल देता है। दोस्तों व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है ये राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। आवश्यक इसलिए कि केवल राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, और बुराई इसलिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना है। व्यक्तिवाद व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को अपने चिंतन में केंद्रीय स्थान देता है, और एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और F.A. हेयक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। तो आपने संक्षेप में देखा कि व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस तरह परस्पर विरोधी संबंध है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, ये शक्ति की परिभाषा किसने दी है? तो लासवेल की परिभाषा है कि शक्ति जो है ये विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने इस विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? एलेन बाल ने। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विचारक हैं एलेन बाल। इनका कहना है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना या प्रोसेस की संकल्पना किसने दी है?
तो सही उत्तर है आर्थर बेंटले ने। दोस्तों आर्थर बेंटले की बुक का नाम आप जानते होंगे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, तो ये आर्थर बेंटले की पुस्तक है, आर्थर एफ बेंटले। इन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लासवेल ने अपनी किस पुस्तक में शक्ति को परिभाषित किया है, तो हेराल्ड लासवेल ने अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और इसी पुस्तक में उसने शक्ति को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, तो कैटलिन दोस्तों राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं और उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति यानी पावर का अध्ययन है। तो याद रखिएगा जो है कैटलिन दोस्तों ये राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक और लाभप्रद है क्योंकि ये स्वामी और दास दोनों के हित में है और ये एक विडंबना है कि अरस्तु जैसा प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति जो है वो अपने समाज और परिस्थितियों से कितना प्रभावित था कि उसने यूनान में चल रही दास प्रथा का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होगा, तो अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे क्योंकि अरस्तु जो है अपनी नागरिकता की परिभाषा में बहुत सारे लोगों को या समाज के बहुत सारे लोगों को नागरिकता की परिभाषा से बाहर कर देता है। अब देख लीजिए कि किन किन आधारों पर अरस्तु ने राज्य में निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 दशाएं कौन कौन सी बताई हैं। तो आप देख लीजिए, किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को नागरिक नहीं माना जाता है। दूसरा ये है कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता क्योंकि संधि के द्वारा ये अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। तीसरा ये है कि उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों, या फिर चौथा है कि निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। तो इन आधारों पर अगर हम देखेंगे तो भारत के बहुत सारे नागरिक नागरिकता की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान यानी साइंस ऑफ पावर कहा है, तो कैटलिन ने। दोस्तों कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान या राजनीति शास्त्र को शक्ति के रूप में परिभाषित विज्ञान के रूप में देखा है। अगला प्रश्न है, बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा तथा दया में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये है बाध्यकारिता। दोस्तों राजनीतिक बाध्यकारिता जो है ये नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया, तो उत्तर है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म ने जो है अनेक विषयों को एक साथ या एक दूसरे के विषयों पर अंतर निर्भर और अंतर संबंधित माना है। व्यवहारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो चार्ल्स मेरियम। दोस्तों चार्ल्स मेरियम को याद रखिएगा कि व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है, डेविड ईस्टन। आप सभी जानते हैं डेविड ईस्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया है, तो डेविड ईस्टन ने। और देखिए राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था,
तो ये डेविड स्टन था। डेविड स्टन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनैतिक विचारक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए व्यवहारवादी क्रांति का शिकागो विश्वविद्यालय से विधिवत सूत्रपात कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जो है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम का विकास जो है ये डेविड स्टन के द्वारा किया गया था। और आप जान लीजिए कि व्यवहारवादी क्रांति जो है ये शिकागो विश्वविद्यालय से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यवहारवादी जो हैं, व्यवहारवाद परंपरावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध राजनीति विज्ञान को और अधिक व्यवहारिक, वैज्ञानिक, अनुभवात्मक बनाने का प्रयास है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक आधुनिक विचारधारा है। और आप जान लीजिए कि जब अन्य समाज विज्ञानों के अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला तो राजनीति विज्ञान भी इससे अछूता नहीं था। और 1925 में चार्ल्स मेरियम ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण द्वारा ये विश्वास प्रकट किया था कि किसी दिन राजनीति व्यवहार राजनीतिक अन्वेषण का आवश्यक विषय बन सकता है। और दोस्तों, अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अध्यक्ष पद पर आसीन कुछ व्यक्तियों ने राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यवहारवादी अंतर अनुशासनात्मक रहा है। अनेक जो है विज्ञान इसमें शामिल हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और 1925 में चार्ल्स मेरियम द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई, इसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद को गति प्रदान की। और युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा को आगे बढ़कर उन संस्थाओं के कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार करने का या उन कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन भी जरूरी है। अगला दोस्तों, इसके व्यवहारवाद के संबंध में जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चार्ल्स मेरियम, चार्ल्स बियर्ड, A.L. लावेल, आर्थर बेंटले के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीति विचारकों को व्यवहारवादी विचारधारा विकसित करने का श्रेय जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर। इनका जो समय काल है 1820 से 1903, ये 19वीं सदी के ब्रिटिश दार्शनिक और सिद्धांतकार हैं। इन्होंने योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और स्पेंसर की पहली महत्वपूर्ण कृति सोशल स्टैटिक्स 1850 में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी 1859 से 9 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। और स्पेंसर ने अपना विकासवादी सिद्धांत डार्विन से भी पहले रखा था। योग्यतम की विजय या योग्यतम की उत्तरजीविता, जिसको इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने ही किया था। यद्यपि ये डार्विन के नाम के साथ जुड़कर ये शब्दावली ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। और इस प्रकार स्पेंसर ही योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्लेटो, रूसो, T.H. ग्रीन और डेविड स्टन में कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो ये है डेविड स्टन। व्यवहारवादी उपागम का जन्म कहाँ हुआ था? तो व्यवहारवादी उपागम का जन्म अमेरिका में हुआ था। और शिकागो स्कूल या शिकागो विश्वविद्यालय ये व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बना था। और इसके बाद अनेक निजी संस्थाओं ने सामाजिक विज्ञानों के विकास पर करोड़ों डॉलर व्यय करके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को और भी लोकप्रियता प्रदान की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन हैं? तो चार्ल्स ई मेरियम व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था?
तो J.S. मिल ने। दोस्तों J.S. मिल सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। जो लोग योग्य हैं, शिक्षित हैं और धनी हैं, उनको मिल अधिक मताधिकार यानी बहुल मताधिकार के बात करते हैं। और इन्होंने एक व्यक्ति एक मत जैसा कोई सिद्धांत नहीं दिया, क्योंकि ये मताधिकार में योग्यता का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्तिशाली हैं, जो राज्य को कम या अधिक कर देते हैं। ये कथन किसका है? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है, जो सभी को मताधिकार या कुछ लोगों को मताधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है मिल का कि मताधिकार केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो जिनके पास संपत्ति है और जो राज्य को कम या अधिक टैक्स देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, B.F. स्किनर, डेविड स्टन, लियोनार्ड वाइट और सुमा में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को इरादों यानी इंटेंशन, प्रयोजन यानी पर्पज और प्रेरणा यानी मोटिव से जोड़ा है? तो ये हैं B.F. स्किनर। दोस्तों एक विचारक हैं B.F. स्किनर। इन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन में, व्यवहारवादी चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा को इंटेंशन, पर्पज और मोटिव से जोड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो B.F. स्किनर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण क्या है, आपको बताना है। तो जान लीजिए, प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल और कर्मनिष्ठ विज्ञान, ये उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण है। और आप जान लीजिए, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की जो है सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध एक नई क्रांति या विचारधारा है। और अभी जब व्यवहारवादी क्रांति पूरी तरह से विकसित भी नहीं हो पाया था कि इसके विरुद्ध असंतोष पनपने लगा और कुछ अमेरिकी विद्वानों ने इस विरोध को व्यवहारवाद के लिए चुनौती के रूप में उभारा। और ये चुनौती डेविड स्टन ने खुद, जो कि व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रवर्तन किया था। और व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित करते हुए कठोर वैज्ञानिक विषय का रूप देना प्रारंभ कर रहे थे। और ईस्टन ने व्यवहारवाद के इस वैज्ञानिक कठोरता के प्रति असंतोष व्यक्त किया और उत्तर व्यवहारवाद के रूप में एक नए आंदोलन का शुरुआत किया। उत्तर व्यवहारवादियों ने सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है नया प्रकार लाने का शुरू किया, जिन्होंने जो है कठोरता या जो पुस्तकी ज्ञान था उससे हटकर इसमें प्रयास किया। और आप जान लीजिए कि डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो मान्यताएं थीं उनको जिन बातों पर आधारित किया है उसमें प्रासंगिकता और क्रिया प्रमुख है। याद रखिएगा, उत्तर व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस और क्रिया यानी एक्शन पर अधिक बल देने की बात की है। और दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद में आप जानते हैं तथ्य पहले हैं, तकनीक बाद में है, रूढ़िवाद के बजाय परिवर्तन, यथार्थ को छिपाना नहीं है और इसमें मूल्यों को महत्व दिया गया। तो ये उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को महत्व दिया गया, क्रिया का महत्व है। और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है दोस्तों, एक प्रकार से व्यवहारवाद की प्रतिक्रिया या उसकी कमियों के फलस्वरूप नए आंदोलन के रूप में उभरा था। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है, ये उत्तर व्यवहारवाद का मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश, यानी जो आप देखिए इनपुट, आउटपुट और फीडबैक शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत और समग्रता में से कौन डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो प्रासंगिकता का सिद्धांत दोस्तों ये व्यवहारवाद का लक्षण नहीं बल्कि उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता और क्रिया पर बल देता है। अगला है दोस्तों एक विशेष जानकारी है आपके लिए कि डेविड स्टर्न ने अपने लेख द करेंट मीनिंग्स ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के निम्न आधार तत्व लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। नियमन, सत्यापन, तकनीकी पद्धति, परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन, मूल्य, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध ज्ञान और समग्रता। और ये डेविड स्टर्न द्वारा व्यवहारवाद के प्रमुख आधार तत्व और लक्ष्य हैं। व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो व्यवहारवाद के प्रणेता भी डेविड स्टर्न रहे और उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या डेविड स्टर्न ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों डेविड स्टर्न ने अपनी किस कृति में राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किया है? तो ये है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965। इसमें डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली जिसको पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की। अगला प्रश्न है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय किसे जाता है? तो ये डेविड स्टर्न को। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, इसका श्रेय डेविड स्टर्न को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो उपादेयता और कृत्य दोनों यानी रिलेवेंस एंड एक्शन दोनों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्रैंकफर्ट स्कूल ने पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के लेकर। और आप देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजनीतिक समाज में जो है राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कथन किसका है? तो ये डेविड स्टर्न का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों समाज कल्याण की सही संरचना क्या है? तो व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, ये समाज कल्याण की संरचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है? तो ये जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। और जे.एस. मिल एक जो है कहा जाए तो बेंथम का शिष्य था, लेकिन उसने बेंथम के मात्रा और गुणों में भेद के आधार पर जो सुखवाद है उसका अलग या उसमें संशोधन करने का प्रयास किया है। इसको संशोधनवादी उपयोगितावादी भी कहा जाता है। इसी आधार पर वो कहता है कि जो सुख हैं उनमें मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उद्घोषणा डेविड स्टर्न ने कब और कहाँ किया? तो 1969 में न्यूयॉर्क में। आप जान लीजिए कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो क्रांति थी उसकी उद्घोषणा डेविड स्टर्न ने 1969 में न्यूयॉर्क में किया था। अगला प्रश्न है एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है, ये मिल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हीगल, ग्रीन, बोसांके और बेंथम में कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो वहाँ पर देखिए हीगल, ग्रीन और बोसांके आदर्शवादी विचारक हैं। बेंथम जो है व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी विचारक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों किसका विचार था या किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ये मैकियावेली का कथन है। और मैकियावेली ने दोस्तों धर्म और नैतिकता को राजनीति विज्ञान से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसका जो राजनीतिक विचार है वो राज्य का सिद्धांत न होकर शासन कला के सिद्धांत पर आधारित है। और उसने राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी जो है भावों का, यथार्थवादी विचारों का प्रतिपादन किया है। उसका कहना था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसके संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जिसमें व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रिवाइज किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।